गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक से रिवीजन शुरू करेंगे जो कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज रखता है। ऐसे टॉपिक ना आपको पूरे सिलेबस में गिनती के मिलेंगे जिसमें एफर्ट कम है लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा है, और उनमें से एक टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। मतलब आज जो हम रिवीजन शुरू करेंगे वो डिविडेंड पॉलिसी की रिवीजन करेंगे। हालांकि मुझे और बच्चों ने कई सारे और टॉपिक का सजेशन दिया था, वो भी हम टेकअप करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही टेकअप करूं इस रिवीजन सीरीज में, लेकिन शुरुआत मुझे एक छोटे टॉपिक से करनी थी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऑफ कोर्स कंसीडर करना था, और वो मुझे डिविडेंड पॉलिसी से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं मिला। डिविडेंड पॉलिसी का अगर आप पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो आप देखिए दिसंबर 2020 में 6 मार्क्स का पूछा गया, जून 2021 में 7 मार्क्स का पूछा गया, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स, जून 23 में 6 मार्क्स। बीच में 2-3 अटेम्प्ट छोड़ दूं तो आप देखेंगे इसका एवरेज वेटेज 6 नंबर तो है ही। और इस बात को आप ध्यान रखें कि एफएम जो ओल्ड सिलेबस में है वो 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स में से 6 एमसीक्यूज पूछ लेना, इसका मतलब एक ठीक ठाक डिसेंट वेटेज है, 10% का वेटेज हो गया। और टॉपिक भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो आज की शुरुआत हम किससे करेंगे? डिविडेंड पॉलिसी से। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी के रिवीजन को। देखिए, इस टॉपिक का हम रिवीजन शुरू करें उससे पहले मुझे एक दो बातें आपको बतानी है। पहली बात, अब आप जानते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस आ चुका है, और उस न्यू सिलेबस में अकाउंट्स और एफएम के पेपर को मर्ज करके एक सिंगल पेपर बना दिया गया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में है। अब क्योंकि ये रिवीजन वीडियो जो है वो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के ही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो हम जैसा ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए करते थे एमसीक्यूज, तो हम सारे सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जाम के एमसीक्यूज आ रखे हैं टिल डेट, मैं सारे के सारे इस रिवीजन वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। उसके अलावा हम कुछ एक आध डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू सिलेबस में अकाउंट्स एफएम का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर है, और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के भी हम क्वेश्चंस ऐसे चूज करेंगे जिसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के एग्जाम में एमसीक्यू बन सके। ठीक है ना? तो विन विन सिचुएशन रखेंगे, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों ही बच्चे जो हैं इस वीडियो से फायदा उठा सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। अगली बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम के टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो इसलिए अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज नहीं कर रखा है तो मेरी पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन हमारे इस चैनल पर भी डला हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। डिटेल रिवीजन है, सारे के सारे एग्जाम एमसीक्यू उसमें भी सॉल्व करवा रखे हैं। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए फिर डिविडेंड पॉलिसी में क्या हमें करना है, आइए अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, ये बात हम अलग अलग चैप्टर्स में कई बार बोलते हैं कि जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ये 3 तरह के डिसीजंस पर टिका हुआ है। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टिंग डिसीजन, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है कि हम अपने बिजनेस को फाइनेंस कहां कहां से करेंगे, हम कितना डेट लेंगे, कितना इक्विटी लेंगे, कितना प्रेफरेंस लेंगे, कितना इनका कॉम्बिनेशन रखेंगे। और इसके लिए अलग अलग चैप्टर्स हमने देखे भी। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम बात अभी कर रहे थे वो एक फाइनेंसिंग डिसीजन बेस्ड टॉपिक है। वहां पर हम जिस सोर्स से पैसा रेज कर रहे थे उसकी कॉस्ट कंप्यूट करना सीख रहे थे। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, वहां पर हम यही बात देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखे, मतलब डेट इक्विटी और प्रेफरेंस का कितना कितना मिक्स हमारा होना चाहिए, वो भी एक फाइनेंसिंग डिसीजन बेस्ड टॉपिक है। फिर हम जब पैसा रेज कर लेते हैं तो फिर हमें उसे इन्वेस्ट करना होता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर भी कई सारे चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, जैसे कि कैपिटल बजटिंग, जैसे कि हमारा वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, डेटर्स मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। और जब हम पैसा रेज कर लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद अपना बिजनेस करना शुरू करेंगे, और जब बिजनेस करेंगे मतलब ऑपरेशंस अपने हम करना शुरू करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग रेवेन्यू आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, मतलब हमारे पास प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। अब जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाता है अल्टीमेटली किसके लिए कमाता है? मालिकों के लिए। तो उन प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा हम मालिकों को दे दें, यही डिविडेंड डिसीजन है। तो डिविडेंड डिसीजन जो है ना वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन के बाद लेते हैं। भी जब हमने जो बिजनेस किया है और जो मुनाफे कमाए हैं उन मुनाफों को मालिकों तक कैसे पहुंचाया जाए या कितना पहुंचाया जाए, वही इस चैप्टर का दायरा है। देखिए, जब आप 12th क्लास में थे तो आपने 12th या 11th क्लास में जब आप थे तो आपने सोल प्रोप्राइटर की बुक्स पढ़ी थी पहली बार 11th क्लास में। 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग पढ़ी थी, और आपने वहां देखा कि सोल प्रोप्राइटर को या फिर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस से पैसा निकालना होता है। भाई बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा कुछ घर में भी तो लेके जाएंगे ना, हर एक इंसान को अपना घर तो चलाना ही है।
तो वो पैसा कैसे निकलता था सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म में? ड्राइंग्स के जरिए। आपको याद है ड्राइंग्स किया करते थे वो पार्टनर या फिर सोल प्रोप्राइटर। तो एक कॉर्पोरेट फॉर्म में अगर एक बिजनेस चल रहा है, मान लो मुकेश अंबानी है, रतन टाटा जी हैं, या फिर कोई भी और बड़ा बिजनेसमैन है, उनको भी तो अपना घर चलाना है। वो अपना घर चलाने के लिए कैसे पैसा निकालें? तो एक कॉर्पोरेट फॉर्म में जब कोई बिजनेस होता है तो वहां पे हम डिविडेंड के थ्रू मालिकों को पैसा देते हैं। मतलब यहां पर जो पैसा बाहर निकलता है वो किसके फॉर्म में निकलता है? डिविडेंड के फॉर्म में निकलता है। अब अगला जो सवाल यहां पर उठता है कि हमने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उसमें से कितना परसेंटेज हम डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना परसेंटेज रिटेन करें। देखिए, कितना बांटना है और कितना रोकना है ये ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के किस फेज में है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी, एक स्मॉल कैप अगर एक कंपनी होगी, तो वो डिविडेंड ज्यादा बांटना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि उस स्मॉल कैप कंपनी के पास बड़े होने के बहुत अवसर हैं। उसको दिखता है कि अगर हम इस पैसे को रोक लेते हैं तो अपनी कंपनी को और ज्यादा ग्रो तेजी से कर सकते हैं। हर एक स्मॉल कैप कंपनी की ये कह सकते हैं कि उसका एक सपना होता है कि उसे पहले मिड कैप कंपनी बनना है, फिर एक लार्ज कैप कंपनी बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर इन्फोसिस की बात करें तो वो एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन 90s के दशक की अगर बात करोगे तब वो छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी थी। तो एक छोटी कंपनी जो होती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें अपने बिजनेस को और ग्रो करना है, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा बिलीफ नहीं रखती। वो कहते हैं डिविडेंड कम से कम बांटे। लेकिन एक बड़ी कंपनी, अगर मैं टीसीएस की बात करूं, एशियन पेंट्स की बात करूं, या फिर इन्फोसिस की, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुकी हैं। सही बताऊं तो इनको अब यही नहीं समझ में आ रहा कि जो पैसा आ गया है, जो पैसा कमा लिया है, उसको वापस से कैसे री इन्वेस्ट करें। मतलब इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज है री इन्वेस्टमेंट की वो कम है। इसलिए इनको लगता है कि जो हमारे पास इतना एक्सेस कैश पड़ा है उसको कैश में क्यों रखें, बेहतर है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते हैं। इसलिए आप देखोगे बड़ी कंपनियां, खासकर जो जैसे मैं टीसीएस की बात करी, इन्फोसिस की बात करी, ये तो हर क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, साथ में एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, और जैसे ही साल खत्म होता है तो फिर एक फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देते हैं। इनको बस एक मौका चाहिए डिविडेंड बांटने का। ये कंपनियों के पास इतना भर के कैश रखा है कि ये डिविडेंड बांटते चले जाते हैं। लेकिन एक छोटी कंपनी जो है, क्योंकि वो एक ग्रोथ फेज में होती है, वो ज्यादातर आप देखोगे डिविडेंड नहीं बांटना पसंद करती। अब ना डिविडेंड कितना बांटें, कैसे बांटें, क्यों बांटें, ये सारी बातें ही हमें इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। क्योंकि ना कंपनी के ना शेयर होल्डर कई तरह के होते हैं। एक कंपनी का ऐसा शेयर होल्डर है जो कि मान लो अपने रिटायरमेंट की स्टेज पर है, सीनियर सिटीजन है, तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो उसको लगता है कि ये कंपनी को रेगुलर डिविडेंड देते रहना चाहिए ताकि वो अपने घर के खर्च चला सके। एक यंग शेयर होल्डर है जिसने अभी अभी जॉब मार्केट में मतलब नई नई जॉब ज्वाइन करी है, उसको लगता है कि ठीक है, मैं तो सैलरी मेरी आई रही है, मैं क्या करूंगा डिविडेंड का। वो ये चाहेगा कि कंपनी कमाए हुए प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट कर दे, उसको डिविडेंड नहीं चाहिए। तो हर तरह का इन्वेस्टर कंपनी का है, और कंपनी को यह ध्यान रखना है कि हर तरह के इन्वेस्टर को खुश करना है। नहीं, ये डिविडेंड पॉलिसी में हम यही समझेंगे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है कितना कितना करना है, कैसे कैसे करना है, और ये हम समझें कि कितना कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे हो। इससे पहले हमें कुछ और बेसिक बातें करनी होंगी। आप अगर मेरे स्टाइल को थोड़ा बहुत समझे हैं, जैसे कि अगर पहले से अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ये बात नोटिस करी होगी कि हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो इस टॉपिक को ना समझने से पहले मुझे आपके साथ दो बेसिक सी रेशियोज डिस्कस करनी है, क्योंकि हम यहां पर डिविडेंड की बात कर रहे हैं, और डिविडेंड से कनेक्टेड ही एक रेशियो होती है पे आउट रेशियो, कि हम जो कमाई कर रहे हैं उसमें से कितना परसेंटेज बांटें। ये जो अगर मैं परसेंटेज में निकाल देता हूं तो उसको हम पे आउट रेशियो बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाया और उसमें से 6 रुपए बांट दिया, तो इसका मतलब हमारा पे आउट रेशियो कितना होगा अगर मुझे परसेंटेज में बताना हो? 60%। और अगर 60% बांटा है तो 40% रोका है, तो जो रोका है उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन रेशियो। अब जो ये रिटेंशन रेशियो है, इसका जिक्र कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आया भी था। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन याद है तो वहां पर हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल करते वक्त रिटेंशन रेशियो की बात भी की थी, जहां पर हमने रिटेंशन रेशियो को अल्फाबेट बी से डिनोट किया था। तभी मैंने आपसे कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में यूज होने वाले हैं, तो अगर आप पहले वो रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने कहा दो बेसिक टर्मिनोलॉजी, दो बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पहली पे आउट रेशियो और दूसरी रिटेंशन रेशियो, क्योंकि हम यहां पर यही तो जानना चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट जो हमने कमाए हैं उसमें से कितना पे आउट करें, कितना हमारा पे आउट होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो चैप्टर है ये इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
यहां पर जो हम डिविडेंड की बात करेंगे वो कौन से वाले डिविडेंड की बात हो रही है? इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड वालों के बारे में भी आपको क्या सोचना है, उसके लिए क्या आप पॉलिसी लगाओगे? उनका तो रेट फिक्स होता है। मान लो अगर मेरी बैलेंस शीट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उसमें सोचना क्या है, वो तो देना ही देना है 10%। आपके मुनाफे कम भी है ज्यादा है, उनको तो 10% देना ही है। कभी आपने मुनाफे नहीं कमाए तो उसमें भी बिल्कुल तय है, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उनका डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उनके लिए कुछ सोचना थोड़ी है, उनको तो एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना ही होता है। तो यहां प्रेफरेंस शेयर वालों के डिविडेंड की बात नहीं हो रही है। यहां डिविडेंड पॉलिसी में हम कौन से वाले डिविडेंड की बात करेंगे? इक्विटी डिविडेंड की बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो डिविडेंड पॉलिसी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जो दो बेसिक रेशियोज हैं जो इस टॉपिक पे हम कई बार यूज करेंगे, इसको अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें से पहली रेशियो कौन सी है? पे आउट रेशियो। अगर आपने रेशियोज टॉपिक का रिवीजन किया है जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो वहां पर हमने ना स्टॉक मार्केट रेशियोज पढ़ी थी, जिसको हमने मार्केट टेस्ट रेशियोज भी कहा था। वहां पर हमने पे आउट रेशियो को भी डिस्कस किया था। और पे आउट रेशियो सिंपली क्या है कि हमारी जो कमाई की गई है, जो भी हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं, अगर हम परसेंटेज में निकाल दें कि हमने उसका कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसी को पे आउट रेशियो बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हमने 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाया, मतलब हर एक शेयर पर हमने 10 रुपए की अर्निंग करी, और उसमें से हमने 6 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 6/10 जो आया वो क्या आया? 0.6 आया। मतलब हम इस पे आउट रेशियो को डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 60% आ जाएगा। तो इसको परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है। तो 10 रुपए में से 6 रुपए बांट दिए, अगर मैं इस चीज को बस परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पे आउट रेशियो, कि कितना पे आउट कर दिया। और इसी से फिर आ जाता है कि हमने रिटेन कितना किया। रिटेंशन रेशियो का जिक्र जैसे मैंने कहा हमने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में कर रखा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट बी से। तो अगर मुझे रिटेंशन निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे 10 रुपए को नीचे रखना चाहिए और ऊपर रिटेन कितना किया है? 4 रुपए, तो 4/10 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 40% जो आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? रिटेंशन रेशियो। और अगर डेसिमल में निकालना चाहे तो 0.4 रख के छोड़ दीजिए। तो आप अगर देखें, ये जो दो रेशियोज हैं जो हम कह रहे हैं, ये हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डेसिमल में निकल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। तो दो रेशियोज कौन कौन सी आपको याद रखनी है? एक पे आउट और दूसरा रिटेंशन। और पे आउट रिटेंशन कनेक्टेड रेशियोज हैं। अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल की मदद से कि इन दोनों का सम हमेशा 100% ही होगा। मतलब या तो हम रोकेंगे या हम बांटेंगे, तीसरा तो कोई और तरीका तो आएगा नहीं। या रिटेन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक एग्जांपल की मदद से इसको और हम फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने ये एक एग्जांपल है। अगर हम मान लीजिए 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर, मतलब हम हर एक शेयर पर 10 रुपए की कमाई करते हैं और उसमें से 8 रुपए बांट देते हैं, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है हमने रिटेन कितना किया होगा? 2 रुपए। दूसरे केस में 50 रुपए कमाए, 30 रुपए बांट दिए, तो रिटेन कितना किया होगा? 20 रुपए। ऐसे ही 100 में से 90 रुपए बांट दिए तो 10 रुपए रिटेन किए होंगे। 500 में से 100 रुपए बांट दिए, 400 रुपए रिटेन किए होंगे। 1000 में से 880 बांट दिए तो हमने 120 जो है वो रिटेन किया होगा। ऐसे कुछ किया होगा। अब मुझे यही अगर परसेंटेज में निकाल देना है, जो ये डीपीएस डिविडेंड पर शेयर और जो ये रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर आपके सामने है, इसी को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो उसको हम पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो बोल देंगे। तो हम अगर 8 रुपए बांट रहे हैं आउट ऑफ 10 रुपीज, तो इसका मतलब हम पे आउट कितना कर रहे हैं? 80%। अगर हम 30 बांट रहे हैं आउट ऑफ 50, तो इसका मतलब हम पे आउट कितना कर रहे हैं? 60%। अगर हम 90 बांट देते हैं आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब 90%, 0.9 हम पे आउट कर देते हैं। और ऐसे ही 100/500 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100/500 आ रहा है 0.2, 20%। और ऐसे ही 880/1000 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 0.88, 88% हमने पे आउट कर दिया। अब रिटेंशन रेशो के लिए आप चाहें तो रिटेन्ड ईपीएस अपॉन ईपीएस कर लो, या फिर क्योंकि दोनों का सम तो कितना होता है? 100% होता है या 1 होता है। क्योंकि हमने यहां डेसिमल में निकाला है तो दोनों का सम कितना होगा? 1। तो 1 में से अगर मैं 0.8 माइनस कर दूंगा तो 0.2 वैसे ही आ जाएगा। और अदरवाइज आप रिटेन्ड ईपीएस अपॉन ईपीएस भी ले सकते हो, तब भी 0.2 आएगा। 1 में से 0.6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे निकालना हो तो 20/50 भी कर सकते हो, रिटेन्ड ईपीएस अपॉन ईपीएस 0.4 ही आएगा। ऐसे ही 10 अपॉन अगर आप 100 करोगे तो 0.1 आएगा। अदरवाइज 1 में से 0.9 को माइनस कर सकते हो। और ऐसे ही यहां पर कितना आएगा? 0.8, और यहां पर कितना आएगा? 0.12।
तो अगर आप देखिए, अगर हम इन दोनों को टोटल कर देते हैं, पे आउट रेशियो और रिटेंशन को, तो दोनों का सम कितना आएगा? 1 आ रहा है, क्योंकि हमने डेसिमल में निकाला है। और अगर हमने यही परसेंटेज में निकाला होता तो दोनों का सम कितना आता? 100% आता। अच्छा, आप प्लीज नोटिंग पर, अभी जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो नोटिंग पर आपको ध्यान नहीं देना। नोट करने के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन एक बार सामने ले आऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके भी आप सारा नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोटिंग के लिए मैं आपको वक्त दे दूंगा, अभी सिर्फ समझने पर फोकस लगाएं आप। तो फिर हमने फाइनली क्या कंक्लूड किया? हमने कहा भाई देखो कि अगर मान लीजिए हमने 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर कमाया, मतलब हर एक शेयर पर 10 रुपए की कमाई करी, तो हमारे पास दो ही तो रास्ते हैं। या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इसका कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो हमने इसमें से 8 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो डिविडेंड पर शेयर कहलाएगा। और बाकी के 2 रुपए क्या कहलाएंगे? रिटेन अर्निंग पर शेयर, कि आपने कुछ अर्निंग जो है वो रिटेन कर ली। और मैं अगर इसी 8 और 2 रुपए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं या डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, तो पहली रेशो कहलाएगी पे आउट रेशो। तो 8/10 करके जो आएगा 0.8, वो क्या कहलाएगा? पे आउट रेशो। और 2/10 करके जो आएगा 0.2, ये क्या कहलाएगा? रिटेंशन रेशो। तो हम ये बात देख पा रहे हैं कि जो पे आउट रेशो है और जो रिटेंशन रेशो है, रिटेंशन रेशो को अल्फाबेट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। पीओ प्लस बी जो है उसका सम क्या होगा? उसका सम 1 होगा। पे आउट रेशो कैसे निकाली? डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर करके। रिटेंशन रेशो कैसे निकाली? रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर करके। तो अगर आप देखिए, तो हम अगर यहां से 10 को एलसीएम ले लेते हैं तो ये 8 + 2 हो जाएगा। तो 10/10 बेसिकली क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम अगर करते हो, डिविडेंड पर शेयर और रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर का सम करोगे, तो वो अर्निंग पर शेयर के बराबर ही तो होगा। इसलिए इन दोनों रेशो का सम या तो 1 होगा या 100% होगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, 8 + 2 क्या है? 10, 30 + 20 क्या है? 50। तो इन दोनों को जोड़ के अर्निंग पर शेयर आ रहा है, इसलिए इन दोनों रेशो का भी सम जो है वो 100% आएगा या फिर 1 आएगा। और यही बात हमने एज अ नोट यहां पर लिखी भी हुई है कि सम ऑफ पे आउट रेशो एंड रिटेंशन रेशो इज 1 और 100%। इफ वी नो वन रेशो वी कैन कैलकुलेट दी अदर वन। मतलब अगर आपको एक रेशो पता है, मैं आपको बता दूं कि पे आउट 40% है, तो इसका मतलब रिटेंशन 60% है। या मैं आपको बता दूं कि रिटेंशन 70% है, तो पे आउट 30% है। क्योंकि पे आउट और बी मतलब रिटेंशन रेशो को दोनों का सम 1 होता है, तो पे आउट रेशो निकालना हो तो 1 - बी कर लो, रिटेंशन रेशो निकालना हो तो 1 - पे आउट रेशो कर लो। तो ये दो रेशोज अगर आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई है, अब हम अपने इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको लिखने का वक्त दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अपने डिस्कशन को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं आपको जैसे अभी लिखने का वक्त दिया, आगे भी लिखने का वक्त दूंगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। देखिए, अब हमारे इस चैप्टर का मेन मुद्दा क्या है? इस चैप्टर का मेन मुद्दा यही है कि हमें डिविडेंड बांटना भी है कि नहीं बांटना, और अगर बांटना है तो कितना बांटना है। मतलब हमारा पे आउट रेशो क्या होना चाहिए, ये इस चैप्टर का मेन मुद्दा है। और अगर आप एफएम के पहले वाले टॉपिक्स भी रिवाइज करें अगर आपने, तो आपने ये बात कई बार सुनी होगी मुझसे कि एफएम एज अ सब्जेक्ट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। मतलब जो ये एफएम सब्जेक्ट है ये मालिकों के लिए ही है, और ऐसा कोई भी काम जो मालिकों की वेल्थ को बढ़ाए हमें बिल्कुल अपनाना चाहिए, और ऐसा कोई काम जो मालिकों की वेल्थ को गिराए हमें वो काम अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये कि हमें इस टॉपिक में बेसिकली अब यही एनालाइज करना है कि जो हम पे आउट रेशो या जो भी हम डिविडेंड बांटना चाहते हैं उसका शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। अगर हमारे डिविडेंड पे आउट से शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है तो बिल्कुल ऐसी डिविडेंड पॉलिसी को अपनाना चाहिए, और अगर हमारे डिविडेंड बांटने से शेयर होल्डर्स की वेल्थ में गिरावट आती है तो हमें ऐसे डिविडेंड पे आउट को अवॉइड ही करना चाहिए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि हम डिविडेंड बांटते हैं
तो शेयर होल्डर की वेल्थ पे कोई असर ही नहीं पड़ता, ना बढ़ती है ना घटती है। तो ऐसे केस में हम फिर इनडिफरेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें डिविडेंड बांटना है कि नहीं बांटना है, ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि शेयर होल्डर की वेल्थ पर क्या असर पड़ता है। अब आप सामने हेडिंग देखिए क्या है, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का क्या मतलब है, हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डिविडेंड के बांटने से शेयर होल्डर्स की वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ आपको पता हो रिप्रेजेंट होती है कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस से। भाई मान लो कल को रिलायंस का शेयर बढ़ता है तो मुकेश अंबानी की वेल्थ बढ़ेगी, रिलायंस का शेयर घटेगा तो मुकेश अंबानी की वेल्थ घटेगी। अगर मैं टेस्ला के शेयर की बात करूं जो अमेरिका में लिस्टेड है, अगर टेस्ला का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो एलॉन मस्क की वेल्थ बढ़ेगी, और घटेगा तो एलॉन मस्क की वेल्थ घटेगी। आपने अगर कोई शेयर खरीद रखे हैं, शेयर के खरीदने के बाद अगर वो शेयर का दाम बढ़ेगा तो वेल्थ बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। तो कहने का मतलब ये कि शेयर होल्डर्स वेल्थ जो है वो रिप्रेजेंट हो रही होती है किससे, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर से। तो हमें यही देखना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से शेयर होल्डर की वेल्थ पर असर कैसा पड़ रहा है। अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा तो बिल्कुल हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और नहीं पड़ेगा तो हम इंडिफरेंट हो जाएंगे। और अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ गिरेगी, तो फिर हम ऐसी डिविडेंड पॉलिसी को ऑफ कोर्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब वो असर कैसे पड़ता है, इसके ऊपर कई महान लोग बहुत सारी बातें बोल गए। मतलब अब हमें कुछ महान लोगों की थियरीज पढ़नी है, उनके दिए हुए कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं। और हमारे सिलेबस में ऐसी 3 थियरीज हैं। एक है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, जिसको हम एमएम अप्रोच बोलते हैं। दूसरी है वॉल्टर्स मॉडल, और तीसरा है गॉर्डन्स मॉडल। मतलब हमें अब डिविडेंड से रिलेटेड 3 थियरीज पर बात करनी है। इन तीनों पर ही एग्जाम में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वॉल्टर्स मॉडल। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक इसी पर पूछे गए हैं। सेकंड नंबर पे मैं बोलूंगा हाँ एमएम अप्रोच है, और अगर मुझे रैंकिंग करनी हो तो थर्ड नंबर पे मैं गॉर्डन मॉडल दूंगा। हालांकि गॉर्डन मॉडल जब मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा आपके साथ, ये कुछ नहीं है, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही है। इसको तो हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मॉडल जो है एग्जाम में पूछा गया है। मतलब हमें बात तो ऑफ कोर्स तीनों पे ही करनी है। मैं तीनों पर एक एक करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और इन तीनों पर जब हम बात करेंगे, फिर जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम के एमसीक्यूज हैं, और अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के मुझे कुछ क्वेश्चन कराने हैं तो वो मैं सब पे करवाऊंगा। मतलब हम अच्छे से तीनों मॉडल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन देखें तो आराम से हैंडल कर पाए। अब ना इन थियरीज को हमने 2 हेड्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर लिखा है इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, और यहां लिखा है रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। और इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड के नीचे एमएम मॉडल है, एमएम अप्रोच है। अब इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड का मतलब यह है, ये एमएम जो अप्रोच है 2 लोगों ने मिलकर दी, मोदी गिलानी एंड मिलर। इन दोनों का कहना था कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर कोई असर नहीं डालता। आप डिविडेंड बांटो या ना बांटो, जहां तक शेयर होल्डर्स की वेल्थ का सवाल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी क्या बोला गया, इररिलेवेंस, मतलब डिविडेंड का बांटना इज इररिलेवेंट। आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या हो ये इररिलेवेंट है। लेकिन फिर एक रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड भी है, मतलब कह रहे हैं डिविडेंड के बांटने का रिलेवेंस है। अगर आप डिविडेंड बांटोगे या नहीं बांटोगे, कम बांटोगे ज्यादा बांटोगे, इसका शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर असर पड़ेगा। रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, और इसके अंदर ये 2 मॉडल्स हैं। मतलब हमारी अगर हम देखें थियरीज ऑफ डिविडेंड के 2 मेजर क्लासिफिकेशन है। एक इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, जो बोलता है कि डिविडेंड का बांटना ना बांटना कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर होल्डर्स की वेल्थ अनअफेक्टेड रहने वाली है। और दूसरा क्या है कि डिविडेंड का बांटना रिलेवेंस रखता है, इसके बांटने ना बांटने से शेयर होल्डर की वेल्थ पर असर पड़ता है। तो दूसरा रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड है। इररिलेवेंस डिविडेंड थियरी में एक मॉडल है एमएम मॉडल, जिसको मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच भी बोलते हैं। और रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड में 2 मॉडल पढ़ने हैं, एक वॉल्टर मॉडल और दूसरा कौन सा, गॉर्डन मॉडल। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करने वाले हैं। पहले हम ऑफ कोर्स एमएम अप्रोच या फिर मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल पर बात करेंगे। और ध्यान रखें, ये अप्रोच बोलती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इररिलेवेंट एज फार एज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स इज कंसर्न। ठीक, तो इसको भी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ज्यादा वक्त तो नहीं दे पाऊंगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम जो हमारी पहली अप्रोच मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच या फिर मोदी गिलानी मिलर मॉडल, एमएम मॉडल भी बोल देते हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसका ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट जो एक कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर डिविडेंड बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम प्रूव करेंगे इस मॉडल के अंदर। लेकिन ये जो प्रूव हम करेंगे ये एक सीक्वेंस में प्रूव होगा और हमें आराम आराम से हर एक बात करते हुए इस मॉडल को सीखना है। ये जो सब लिखा है मैं आपको सब रीड करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो मॉडल है ये हमें एक इक्वेशन देता है प्राइस कंप्यूट करने के लिए। शेयर का प्राइस कैसे कंप्यूट होता है उसके लिए ये हमें एक इक्वेशन देता है। और मैं अब इसी को यहां पर एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से आप सुनेगा प्लीज। जो ऊपर सब लिखा है मैं आपको रीड करवाऊंगा, अभी आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। देखिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक रिवाइज कर रखा है और हमने इससे पहले कैपिटल बजटिंग टॉपिक भी रिवाइज किया था, उसका भी हल्का फुल्का यहां पर एक कॉन्सेप्ट बीच में आएगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ज्यादा किसका आएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखिए हम अगर मान लीजिए आज किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके आज के शेयर प्राइस पर, तो आज जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा होगा उसको हम P0 कहेंगे, है ना। आज जिस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? P0 बोलेंगे। मान लीजिए 100 रुपए का कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है और इस इन्वेस्टमेंट पर जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है उसको हम KE बोल देते हैं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये बात हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अच्छे से डिस्कस की थी। मान लीजिए कि जो शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आज इस कंपनी में 100 रुपए लगाऊंगा और क्योंकि मेरा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन 20% का है, तो मुझे एक साल के बाद इस कंपनी से 120 रुपए वापस चाहिए। मतलब मैं 100 रुपए दे रहा हूं, मुझे वापस कितने मिलने चाहिए? 120 रुपए। अब इसी बात को इस मॉडल ने एक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट किया। सबसे पहले क्या कहा गया कि अच्छा तुम्हारी आज जो इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए की, इसको हम बोलेंगे ये प्रेजेंट वैल्यू है। एक तरह से देखा जाए आज हम 100 रुपए लगाएंगे और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस आर, आर मतलब जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, यहां पे शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 20%। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फ्यूचर वैल्यू आती है। ये तो आपने कैपिटल बजटिंग में देखा ही मेरे साथ, कैपिटल बजटिंग भी हमने रिवाइज किया था। और नहीं तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपने कैपिटल बजटिंग नहीं रिवाइज किया, भाई 100 रुपए को अगर मैं 1 प्लस आर मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 होता है। आप चेक कर लो, 100 इंटू 1.2 कितना हो रहा है? 120। तो हमें 120 रुपए ही चाहिए ना। साल के बाद मुझे कितने चाहिए? 120 रुपए चाहिए। मोदी गिलानी एंड मिलर बोलते हैं भाई देखो ये 120 रुपए तुम्हें कंपनी देगी और ये 120 रुपए कंपनी तुम्हें दो तरीकों से दे सकती है। हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक पढ़ा था वहां पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कंपनी दो तरीके से रिवॉर्ड देती है। या तो वो आपको डिविडेंड दे देगी या वो आपके शेयर प्राइस को बढ़वा देगी, मतलब कैपिटल गेन हो जाएगा। भाई हमें दो ही तरह के रिटर्न मिलते हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करके, डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन। तो मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि हमें इस कंपनी ने साल खत्म होने के ठीक बाद 5 रुपए का घर पे एक डिविडेंड का चेक भेज दिया, 5 रुपए का डिविडेंड का चेक भेज दिया, तो 5 रुपए तो मुझे 20 रुपए में से मिल गए डिविडेंड के नाम के, और बाकी के 15 रुपए चाहिए मुझे। कैसे? बाकी के 15 रुपए मुझे कैपिटल गेन के फॉर्म में मिल जाए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे शेयर का दाम एक साल के बाद 115 रुपए हो जाता है, तो क्या आपके 120 रुपए आपको मिल गए? मैं फिर से बोलता हूं, आपने आज कितने रुपए लगाए हैं? 100 रुपए लगाए हैं। आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कितने की है? 20% की। तो ये आपको वापस कितने मिलने चाहिए एक साल के बाद? 120 रुपए। ठीक है, मतलब 100 रुपए वापस कितने आने चाहिए? 120। हम कह रहे हैं ये 120 रुपए ना हम आपको दो तरीकों से दे सकते हैं, या तो आपको डिविडेंड दे देंगे या हम आपका कैपिटल गेन करवाएंगे। हमने कहा हमने आपको अगर 5 रुपए डिविडेंड के नाम के दे दिए तो इसका मतलब बाकी के 15 रुपए आपका कैपिटल गेन करवाना पड़ेगा। तो 100 रुपए का शेयर कितना होना पड़ेगा? 115। आप देखिए दोनों मैच करती हैं। इन दोनों का अगर आप देखोगे 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई करके 120 आता है और यहां पर भी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है? 120 आता है। बस मोदी गिलानी एंड मिलर ने यही बात बोली। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये 100 रुपए क्या है?
ये 100 रुपए है P0, और ये 0.2 क्या है, ये है KE। तो P0 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस KE से। जैसे ही मैं P0 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 प्लस KE से, इसको ध्यान से देखोगे, अगर आपने कैपिटल बजटिंग को ध्यान से समझा है, तो ये P0 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, आज कितने रुपए लग रहे हैं, और उसको जैसे ही मैं 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करता हूं तो फ्यूचर वैल्यू आती है। तो देखा जाए तो P0 को 1 प्लस KE से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू आती है, और ये फ्यूचर वैल्यू हमें दो तरीकों से मिल सकती है। या तो कंपनी हमको डिविडेंड दे देगी, मतलब 1 साल के बाद जो कंपनी डिविडेंड देगी उसको क्या बोलेंगे, D1, और या फिर जो हमारी डिविडेंड से पूरी नहीं हो पाई एक्सपेक्टेशन, वो हमारा कैपिटल गेन से पूरा होगा, और 1 साल के बाद जो हमारे शेयर का दाम होगा उसको क्या बोलेंगे, P1। मैं कह रहा हूं मोदी, गिलानी एंड मिलर अप्रोच को समझने से पहले ये एक बेसिक सी इक्वेशन पहले आपको समझनी पड़ेगी। हमने यहां पर बोला भाई देखिए, P0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस KE से, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, इसको 1 प्लस KE मतलब हमारे रिटर्न 1 प्लस R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना रिटर्न हो जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मोदी, गिलानी, मिलर बोलते हैं भी देखो, ये तुम्हारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन दो तरीके से हम पूरी कर देंगे, या तुम्हारा डिविडेंड बंटवा, तुम्हें डिविडेंड पहुंचा देंगे घर में, और डिविडेंड नहीं पहुंचा पाए तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारा कैपिटल गेन करवा देंगे। मान लीजिए अगर मैं ये कहता हूं कि हमें डिविडेंड जो है घर पर 3 रुपए का मिला, तो ध्यान रखें, फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे शेयर का दाम कितने रुपए होगा, 117 रुपए होगा। मान लीजिए हमें डिविडेंड जो है घर पे 7 रुपए का आया, तो शेयर का दाम 113 रुपए होगा। ये मोदी, गिलानी एंड मिलर बोलते हैं। अगर मान लो डिविडेंड कंपनी ने दिया ही नहीं, तो कोई घबराने की बात थोड़ी है, कह रहा तब आपका शेयर का दाम 120 रुपए होगा। आइए अब एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आज हम जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका प्राइस मान लीजिए 50 रुपीज का है, और हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है वो मान लीजिए 10% की है। P0 का मतलब क्या, टाइम जीरो पर प्राइस। तो आज हम जो पैसा लगाएंगे वो तो टाइम जीरो पे लगाएंगे ना, तो आज का प्राइस 50 रुपीज का है और हमारी रिटर्न को लेकर एक्सपेक्टेशन 10% की है, तो 50 रुपए का 10% मतलब होता है 5 रुपए। हम चाहते हैं कि हमारा जो शेयर है इसकी वर्थ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 55 रुपीज हो जाने चाहिए। मतलब 50 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है और 55 रुपए फ्यूचर वैल्यू है। और अगर आपने कैपिटल बजटिंग रिवाइज किया है तो आप ये जानते हैं कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू जो कि P0 है उसको अगर हम 1 प्लस R मतलब जो KE हमारा है, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस R से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। मतलब मैं अगर इस 50 रुपए को 1 प्लस 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो 55 रुपीज है वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू। और मोदी, गिलानी, मिलर क्या बोलते हैं, कभी ये जो तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू है हम दो तरीकों से दे सकते हैं, या तो हम तुम्हारे हाथ में डिविडेंड दे देंगे, और या फिर डिविडेंड अगर पूरा नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें बचा कुचा क्या कर देंगे, तुम्हारे शेयर का दाम बढ़वा देंगे, मतलब P1 बढ़ जाएगा आपका। मान लो हमारे घर में 2 रुपए का डिविडेंड पहुंच गया, पर हमें तो 55 रुपए चाहिए, मतलब 50 का 55 करवाना है, तो 2 रुपए तो उन्होंने डिविडेंड के फॉर्म में कर दिया, तो हमारा शेयर का दाम जो है वो 53 रुपए हो जाएगा। भाई 5 रुपए गेन चाहिए, 5 रुपए का टोटल हमें रिटर्न चाहिए, 2 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में आ गया और 3 रुपए कैपिटल गेन के फॉर्म में आ गया, 50 का शेयर 53 हो जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने हमें डिविडेंड जो है वो 1 रुपए का दिया, तो हमारा शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 54। कंपनी ने हमें मान लो डिविडेंड 5 का 5 दे दिया, तो हमारा शेयर का दाम फिर नहीं बदलेगा, वो 50 का 50 ही रहेगा। 5 जो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थी कंपनी पूरी की पूरी डिविडेंड के फॉर्म में दे दी। और मान लो अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा शेयर का दाम 55 हो जाएगा, हमारे घर 55 पहुंच जाएंगे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वो दो तरीकों से पूरी हो सकती है, या तो डिविडेंड के फॉर्म में और या फिर कैपिटल गेन के फॉर्म में। ये बात समझ में आती है। अब आप जरा और बात सोचिए, हम आज ये पैसा लगाएंगे, ठीक, और इसको हम 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आती है। और फ्यूचर वैल्यू हमको दो तरीकों से मिल सकती है, मतलब अगर आप ध्यान से सोचे तो D1 प्लस P1 क्या है, फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है, फ्यूचर में जो वैल्यू मिलने वाली है, D के नीचे भी 1 है, मतलब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो डिविडेंड मिलेगा, P के नीचे भी 1 है, मतलब जो हमारा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर प्राइस हो जाएगा। अब अगर आप देखें, अब आपको ये समझ में आएगा। हमने कहा भाई देखो, MM थ्योरी बोलती है कि P0 को मतलब प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो फ्यूचर वैल्यू मिलेगी आपको वो या तो डिविडेंड के फॉर्म में या फिर प्राइस के फॉर्म में मिल जाएगी, मतलब आपका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर मुझे इसी इक्वेशन की मदद से P0 कंप्यूट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, इस 1 प्लस KE को नीचे ले जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना भाई, सीधी सीधी कॉमन सेंस है, सीधी सीधी मैच है। पर अगर आपने कैपिटल बजटिंग रिवाइज किया है तो अब आप इसको थोड़ा सा और लॉजिकली समझ सकते हैं।
आपको मैंने अभी भी बताया कि फ्यूचर में हमें ये दो वैल्यूज मिलेंगी, हमारा या तो हमें डिविडेंड मिलेगा या हमारा शेयर का दाम बढ़ जाएगा। ये D1 प्लस P1 क्या है? ये आपको फ्यूचर में वैल्यू मिलने वाली है, फ्यूचर वैल्यू है। अब क्योंकि आपने कैपिटल बजटिंग रिवाइज अगर किया है तो आपको पता है फ्यूचर वैल्यू को जब मैं 1 प्लस आर से डिवाइड करता हूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू आती है। ये के क्या है? आर। तो ये दोनों क्या है? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू को 1 प्लस के से डिवाइड करने पर क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू तो क्या है? जो आज आप पैसा लगाएंगे, मतलब P0। नहीं, कॉमन सेंस अगर यूज करना हो तो सिंपल क्या करो, इक्वेशन, इक्वेशन ही तो है, यहां के यहां ले आए भाई। अगर कैपिटल बजटिंग नहीं भी रिवाइज किया तो 1 प्लस के को नीचे ले आए, और अगर रिवाइज किया है तो आप जरा समझिए फ्यूचर में वैल्यूज क्या मिलेंगी? D1 और P1, और उसको मैं 1 प्लस आर से डिवाइड करके क्या निकाल लूंगा? अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। आती है बस समझ में? हाँ सर। अब आप देखिए एक और चीज यहां पर कंप्यूट हो सकती है। अगर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता हो, मतलब D1 पता हो, के पता हो, P0 पता हो, तो हम फिर P1 भी तो निकाल सकते हैं। आप P1 अगर निकालना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के में से D1 को माइनस कर दो। भाई इसी इक्वेशन को यूज किया फिर से, तो हम P1 भी निकाल सकते हैं। मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या होना चाहिए, हम वो भी कंप्यूट कर सकते हैं। आइए जरा इस एग्जांपल को ही देखिए। सपोज मैं आपसे ये कहता हूं, पहले तो हम यहां लिख देते हैं P1। P1 हमारा क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो सर, P1 हमारा हो जाएगा P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के माइनस D1। यही हुआ ना, इसी इक्वेशन को यूज किया है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 ये क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर 55 होगा। हमें 55 की टोटल वर्थ चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड देगी, तो 55 रुपए में से 2 रुपए तो डिविडेंड के फॉर्म में मिल गए, तो आपके शेयर का दाम क्या होना चाहिए? 53। भाई यही होना चाहिए ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें कंपनी डिविडेंड 4 रुपए का देती है, तो हमारे शेयर का दाम 51 होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी जो कंपनी है वो हमें डिविडेंड नहीं देती है, तो हमारा शेयर का दाम 55 होना चाहिए। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है ना, कि अगर आपको प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर चाहिए तो इसी इक्वेशन को यूज किया है। P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के क्या है? ये हमारी टोटल फ्यूचर वैल्यू होनी चाहिए, जिसमें से एक हिस्सा मतलब डिविडेंड का आपको अगर मैं बता दूं, तो क्या रिमेनिंग हिस्सा प्राइस आप नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए, मोदी, गिलियानी और मिलर अप्रोच का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही प्राइस कंप्यूट करना है। हमें यह देखना है कि हमारा शेयर का प्राइस क्या होगा, और इसको निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका यही है कि आप सबसे पहले ये बेसिक वाली इक्वेशन दिमाग में रखें। ये अगर आपको याद है, कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आपका ये सब आपको याद रहेगा। और इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत बड़ी यहां पे कोई साइंस भी नहीं है, सिंपल सा कॉमन सेंस है। आज जो हम पैसा लगाएंगे मतलब P0, उसको 1 प्लस के से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हमारा वर्थ हमारे इन्वेस्टमेंट का इतना हो जाना चाहिए, P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस के। और ये वर्थ हमें या तो डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा या शेयर के प्राइस के इंक्रीज होने के फॉर्म में मिलेगा। तो D1 प्लस P1 उसके बराबर रख दो। अब इसमें से जो चाहिए वो निकाल लो। P1 चाहिए तो P1 निकाल लो, P0 चाहिए तो वो निकाल लो। नहीं, जो चाहिए वो निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है? तो अब आपको इसको भी नोट करना है तो कर लो। ये सब क्या लिखा है ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको ये प्राइस निकालना जो था ये मुझे आपको पहले बताना था, इसको आपको नोट करना है तो कर लीजिए। ये एक और नोट है जो आपको नोट करना है। ये नोट हालांकि मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते वक्त भी बताया था कि के ना ये कुछ नाम होते हैं, ये नाम बार बार वो यूज कर सकता है, तो इसलिए ये नाम हमें पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल देते हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल देते हैं, और कभी कभी इसको डिस्काउंट रेट भी इस चैप्टर में यूज करते हैं। मतलब ये सारे नाम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको याद होगा हमने ऐसा कुछ नोट लिखा था, तो ये भी नोट आप कर लीजिए कि केई के ये सब नाम आपको दिमाग में रखने हैं। और केई का क्या मतलब है कि एक इक्विटी शेयर होल्डर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और डिस्काउंट रेट, ये तीन नाम भी आपको याद रखने हैं।
ऐसा करते हैं, अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि P0 को मल्टीप्लाई जब हम 1 प्लस के से करते हैं तो वो बराबर होता है D1 और P1 के। ठीक है, इसकी मदद से कुछ एमसीक्यूज हो सकते हैं, आइए पहले वो देख लेते हैं। पहला जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये दिसंबर 2021 में ये एमसीक्यू आया। इस क्वेश्चन में क्या लिखता है, कहता है ए लिमिटेड हैज 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें और कोई प्राइस नहीं दे रखा। इसका मतलब हमें ये मान के चलना पड़ेगा जो ये 100 रुपए है, ये आज का यही दाम चल रहा है, मतलब P0 जो है वो 100 रुपीज का है। ठीक, उसके बाद हमें यहां पे कहता है द कंपनी इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। कह रहा कंपनी जो है फ्यूचर में एक डिविडेंड बांटना चाह रही है ₹5 का, मतलब हमें D1 दे रखा है। D1 कितना दे रखा है, ₹5 का दे रखा है। उसके बाद हमें कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 10% का, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा के शेयर होल्डर जो है कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। अब आप खुद समझदार हैं, हमारा अगर आज शेयर ₹100 का है तो अगर मैं 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा तो मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 110। ₹100 का 10% अगर ऐड करते हैं उसमें तो ₹110 होता है। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। कह रहा जो ये ₹5 का डिविडेंड है मान लीजिए नहीं डिक्लेयर होता तो हमारे शेयर का दाम क्या होगा। देखो सबसे पहले तो अगर आप P1 का फॉर्मूला भूल जाएं तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आप P0 का ही मतलब जो बेसिक इक्वेशन फॉर्मूला है वो पहले आप लिख लीजिए। वो क्या है, P0 को जब मैं 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बेसिकली हमारी फ्यूचर वैल्यू आती है, और फ्यूचर वैल्यू हमें दो तरीकों से मिलती है, या तो D1 की फॉर्म में या P1 की फॉर्म में। अगर मुझे P1 कंप्यूट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे P0 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 1 प्लस के से, और इसमें से D1 को माइनस कर देना चाहिए। हमारा ₹100 का शेयर जो है ये कैसे पता कि ये P0 है, भाई कह रहा कंपनी के आज 20,000 शेयर है, ₹100 का एक है, तो हमने कहा भाई ये P0 ही होगा ऑफकोर्स। 100 को मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 1 प्लस 0.1 से, मतलब 1.1 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 110। हमारे इन्वेस्टमेंट की वर्थ एक साल के बाद ₹110 हो जानी चाहिए। अब अगर कंपनी डिविडेंड दे देती इसमें से कुछ, मान लो ₹3 का डिविडेंड दे देती, तो ये हमारा शेयर का दाम कितना होता, ₹107। या फिर जो ₹5 का डिविडेंड बोला गया है, अगर ये डिविडेंड बट जाता तो हमारा शेयर का दाम कितना होता, 105। लेकिन इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर का मतलब यहां पर हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0। बोल रहा है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, इसका मतलब हमारा शेयर का दाम जो है वो ₹110 होगा। 110 माइनस 0 मतलब ₹110 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर ना एक बच्चे का सवाल आता है कि सर ये फिर जो हमें यहां पर D1 दे रखा है, ये क्यों दे रखा था। भाई D1 की इंपॉर्टेंस तब आती जब यहां पर ये वर्ड इसके ये होते, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो ये D1 काम आता। पर क्योंकि यहां पे नॉट डिक्लेयर लिख दिया तो इस D1 का कुछ काम ही नहीं है। तो मैं अब आपको इसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लिखेगा सपोज इन क्वेश्चन नंबर 1 we are required to calculate price of the share if dividend is declared। तो बताइए डिविडेंड अगर डिक्लेयर होगा तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1, हमें ₹110 चाहिए। अगर कंपनी ₹5 डिविडेंड दे देती है तो हमारे शेयर का दाम 105 भी होगा, चलेगा। भाई हमें तो ₹110 चाहिए ना, अब वो तुम कैसे भी दे दो। तो अगर मान लीजिए ऊपर यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आता और बोलता कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, तो फिर डिविडेंड का रिलेवेंस है, अदरवाइज डिविडेंड का रिलेवेंस नहीं रहता। फिर अगला हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में आया।
कहता है कंपनी लिमिटेड हैज 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 ईच, मतलब हमें यहां पर P0 दे रखा है। P0 कितने रुपए है? 50 रुपए का है। कंपनी एक्सपेक्ट्स द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर and it belongs to a risk class for which the appropriate capitalization rate has been estimated to be 25%। अब उसने इतनी भयानक सी लाइन लिख दी है आपको, लेकिन क्या दिमाग में रखना है कि केई का दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन रेट होता है, तो ये हमें बेसिकली केई दे रखा है, और केई कितना दे रखा है? 25% दे रखा है। कह रहा कंपनी इज कंसिडरिंग डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर फॉर द करंट ईयर, मतलब अगर कंपनी डिविडेंड देगी, क्योंकि कंसिडर ही करिए ना, हो सकता है डिविडेंड ना भी दे, तो डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो D1 हमारा 10 रुपए का होगा, अगर डिविडेंड देती है तो। अब आपको कहता है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब हमसे P1 मांगा है। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, जैसे ही बोल देगा डिविडेंड इज नॉट पेड, तो जो ये D1 दे भी रखा है किसी काम का है ही नहीं। बट डिविडेंड की इंफॉर्मेशन तभी काम की होगी जब वो डिविडेंड दे। यहां डिविडेंड कह रहा डिविडेंड नहीं पे करना, तो तब बताइए हमारा P1 क्या होना चाहिए। अब मैंने आपको MM मॉडल की एक इक्वेशन बताई, मैंने कहा अगर कुछ भी याद ना रहे तो बेसिक से पहले ये इक्वेशन लिख लो। P0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस के से, तो हमें दो चीजों की चाहिए बराबर, या तो वो D1 हो या फिर हमें P1 के फॉर्म में हमें कैपिटल गेन मिल जाए। हमें यहां से P1 निकालना है, तो P1 निकालने के लिए क्या करोगे? P0 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस के से, और माइनस इसमें से क्या कर देंगे? D1। हमारा यहां पर प्राइस कितने रुपए दे रखा है? प्राइस हमारा 50 रुपए है, और हमारा जो रिटर्न है वो 25% का है, इसका मतलब 0.25 है। तो 50 को अगर मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 62.5 आता है, और डिविडेंड तो उसने मना ही कर दिया कि बांटना ही नहीं है, तो 62.5 माइनस 0, इसका मतलब 62.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा मान लो यहां पर ये लिखता कि कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर इफ डिविडेंड इज पेड, तो फिर हम यहां पे क्या करते? फिर हम यहां पर 10 रुपए माइनस कर देते, क्योंकि 10 रुपए का डिविडेंड कंपनी कंसिडर कर रही है, तो फिर शेयर का दाम 52.5 निकल के आता। फिर क्या निकल के आता? 52.5। यहां पर क्योंकि बोला डिविडेंड इज नॉट पेड, तो बी इज द आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक अच्छा क्वेश्चन है, जून 2021 में ये एमसीक्यू आया था, और इस क्वेश्चन में क्या लिखता है? कह रहा कंपनी हैज 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कंपनी के ये शेयर अभी हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर और कोई प्राइस नहीं दे रखा है, इसका मतलब जो ये 100 रुपए दे रखा है, ये क्या दे रखा है? P0। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है कितने का? 12% का, इसका मतलब हमें यहां पर क्या ही पता है, 12%। इनकम बिफोर टैक्स 2 लाख रुपए का है, टैक्स रेट 30% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कहता है 50% का है। फाइंड मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर बेस्ड ऑन MM अप्रोच इफ डिविडेंड इज पेड। यहां पर डिविडेंड इज पेड, इन शब्दों का यहां पर महत्व है, क्योंकि कह रहा है कि प्राइस कब निकालना है? इफ डिविडेंड इज पेड, इसका मतलब हमें D1 तो चाहिए। अब D1 इस क्वेश्चन में जब चाहिए था तब तो उसने दिया नहीं, पीछे जब नहीं चाहिए था तब दे रखा था, अब यहां पे चाहिए तो दिया नहीं, इसका मतलब यहां पे हमें D1 निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कर देंगे, क्या दिक्कत है? कैसे निकालोगे D1? हमें यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, कितने रुपए? 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, 2 लाख का 30%, 60,000 रुपए का हम सरकार को टैक्स दे देंगे। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,40,000 रुपए। अब क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जिक्र नहीं है, तो मैं अगर इसी को ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उसने हमें सीधे सीधे ऊपर दे रखे हैं, 5,000 है, देखो, तो ईपीएस हमारा निकल आएगा 1,40,000 को
अगर हम 5,000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 1,40,000 को अगर हम 5,000 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 28 रुपये आ रहा है, 28 रुपीज आता है। ठीक। और उसने आपको पे आउट बताया है कि हम जो कमाई करते हैं उसका कितना परसेंट बांट देते हैं, 50%। तो अगर आपको D1 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस 28 का 50% कर दो, पे आउट रेशो पता है ना, क्योंकि 14 रुपीज का डिविडेंड आ जाएगा, बस काम आसान हो गया। आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भाई, आपको पैट पता है कितना है, 1,40, कैलकुलेटर हाथ में पकड़ो, 1,40,000 का 50% हम प्रॉफिट बांट देंगे। अगर आप टोटल डिविडेंड निकालना चाहो तो 1,40,000 का अगर 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 70,000। ये हमारा टोटल डिविडेंड है, क्योंकि हमें D1 एक शेयर का डिविडेंड चाहिए। तो आप चाहो तो फिर इस 70,000 को 5,000 से डिवाइड कर दोगे तो 14 रुपीज आएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इक्विटी डिविडेंड निकाल लेते 140 को 50% से मल्टीप्लाई करके, भाई 1,40 की कमाई करी है, 50% बांट दोगे तो इसका मतलब कितना बांट रहे हो, 70,000 रुपए बांट रहे हो। और अगर ये टोटल डिविडेंड है तो 70,000 को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 5,000 से, तो एक शेयर का डिविडेंड आ जाएगा। वैसे भी कर सकते थे आप, हमने ऐसे कर दिया, एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर वो कुछ याद ना रहे तो मैंने कहा भाई वो MM मॉडल वाला आप वो जो फॉर्मूला है वो लिख लो। क्या फॉर्मूला है हमारा, P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KE इज इक्वल्स टू D1 प्लस P1। P1 निकालने के लिए क्या करोगे, P0 हमारा 100 है, 100 ही था ना, और 12% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, माइनस ये हो जाएगा 112 माइनस 14, 98। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये तो शेयर का प्राइस गिर गया, 100 रुपए का शेयर तो 98 रह गया। भाई 100 रुपए का शेयर 98 का क्यों हो गया, आपको आपके रिटर्न जितना आपका एक्सपेक्टेड था वही मिला है। आपका रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड था, 12% का, तो 100 रुपए पे 12% कितना होता है, 12 रुपए। भाई कंपनी ने आपके घर में 14 रुपीज का डिविडेंड पहुंचा दिया, ज्यादा पहुंचा दिया ना, तो कंपनी क्या बोलेगी, देखो तुम्हारे पास 2 रुपए का डिविडेंड ज्यादा पहुंचाया है तो तुम्हारा शेयर का दाम ना गिर जाएगा, घबराना मत, तुम्हारे पास तो 12% का रिटर्न ही पहुंचा ना। भाई मेरे को 112 रुपए करनी है अपनी वर्थ, 112 रुपए है, 98 रुपीज मेरे शेयर का प्राइस और 14 रुपए का मेरे हाथ में कैश डिविडेंड के फॉर्म में। 98 प्लस 14 कितना होता है, 112 ही तो होता है। भाई जब मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 12% की थी तो 12% ही मिलेगा ना, तो 12% तो 12 रुपए होता है, और कंपनी ने मेरे घर में डिविडेंड तो लेकिन 14 रुपीज का पहुंचा दिया, क्योंकि कंपनी ने 2 रुपए डिविडेंड ज्यादा पहुंचा दिया, इस करके हमारे शेयर का दाम यहां पर गिर जाएगा। ये बात है यहां पर। तो 98 देखिए ऑप्शन में है क्या, हाँ सर ये रहा, डी इज द ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो मुझे डिस्कस करना है ना आपके साथ, वो मैं चाहता हूं कि एक ही कॉन्टिन्यूएशन में हो, उसमें ब्रेक नहीं चाहता, वो पूरा एक रिदम में होना चाहिए खत्म, ताकि आपको बात ज्यादा बेहतर समझ में आए। आज की क्लास हमारी वैसे 1 आवर से थोड़ी सी शॉर्ट रह गई, वैसे हम जितने भी रिवीजन लेक्चर डालेंगे पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि वो मिनिमम 1 घंटे के हों, उससे ज्यादा ही हों, और अगला लेक्चर हम कल ही अपलोड कर देंगे। आज हमने MM मॉडल का एक बड़ा ही बेसिक जो एक डिस्कशन किया है, कह सकते हो कि कई सारे स्टेप्स में से एक स्टेप डिस्कस किया है कि हम प्राइस कैसे कंप्यूट करते हैं। हमने कहा भाई देखो प्रेजेंट वैल्यू लो, मतलब आज जिस दाम पर आपको शेयर मिलेगा वो लो, मतलब P0, उसको 1 प्लस R, और R यहां पर क्या है KE, 1 प्लस KE से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब प्रेजेंट वैल्यू को 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगा। और MM मॉडल कहता है कि हमें फ्यूचर वैल्यू दो तरीके से मिलेगी, या D1 की फॉर्म में या P1 की फॉर्म में। तो P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस KE इज इक्वल्स टू D1 प्लस P1, और इसमें से अगर P1 निकालना हो तो निकाल लो, P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KE, और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस D1। ये बात हमें अभी और बेहतर तरीके से समझनी है अगली क्लास में। आज मैंने इसके ऊपर कुछ MCQs करवाए। जैसे मैंने कहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाले बच्चे हैं, मतलब जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, वो भी इस रिवीजन सीरीज से फायदा उठा सके। अगली क्लास में हम कुछ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन ध्यान रखें वो क्वेश्चंस ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी रिलेवेंट होंगे, तो आपको तो देखने ही देखने हैं जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा, हम प्रूव करेंगे कि ये मॉडल जो कहता था कि डिविडेंड का बांटे या ना बांटे,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम नेक्स्ट क्लास में आते ही प्रूव करेंगे। अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो पीडीएफ, मतलब जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे ही इस टॉपिक का रिवीजन खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पर भी मैं ये नोट्स जो है जैसे ही अवेलेबल होंगे चैप्टर खत्म होते ही मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है ये बात मैं आपके साथ पहले भी कई सारी वीडियोज में डिस्कस कर ही चुका हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह वीडियो तो लाइक कर ही देते होंगे, और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन वीडियोस को जितना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल बना सकूं, मैं कोशिश करूंगा कि उससे मैक्सिमम तरीके से आपको बेनिफिट मिल सके, इसी तरीके से ही वीडियोज़ रिकॉर्ड की जाएँ। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।